नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। देश भर में नए नियमों का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें एससी और एसटी के अलावा ओबीसी को भी पीड़ित के दायरे में रख दिया गया था, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया था और झूठी शिकायत करने वालों पर भी कोई जुर्माना या कार्रवाई का प्रावधान इसमें नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार से इन नियमों को दोबारा ड्राफ्ट करने के लिए कहा है और यह भी कहा है कि इन नियमों में स्पष्टता नहीं है और इनके दुरुपयोग की आशंका है। इसके बाद हम महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार की भावुक तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अजीत पवार के बाद आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी पार्टी एनसीपी का अब क्या राजनीतिक भविष्य है, अब क्या होगा और अब इस पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। आज हम एनसीपी के राजनीतिक भविष्य को आपके लिए डिकोड करेंगे और आखिर में हम आपको दिल्ली पुलिस की 24 वर्ष की एक स्वॉट कमांडो काजल चौधरी की दर्दनाक कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी बेटी जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए था, वो अब हमारे बीच में नहीं रही। काजल बड़े बड़े खतरों से जीत गई क्योंकि वो एक कमांडो थी, लेकिन अपने ही घर में अपने पति से हार गई। काजल चौधरी के पति ने उन्हें इतना पीटा कि काजल की मौत हो गई। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश की महिलाओं पर सदियों का मानसिक बोझ है, जिसकी वजह से वो शायद अपने पति को पति परमेश्वर मानती हैं, भगवान जैसा मानती हैं और पति के अत्याचारों को चुपचाप सहती रहती हैं। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। यूजीसी ने 13 जनवरी को इन नियमों को लागू किया था और इस नए कानून का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 और इन नए नियमों का देश भर में विरोध हो रहा था। इसमें देश भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि यूजीसी के नियम काफी अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है जिनमें कहा गया था कि यूजीसी के नए नियमों से जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को दोबारा से ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और इस कमेटी में कानून के विशेषज्ञ और साथ साथ दूसरे एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है जो समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। 75 वर्ष बाद भी क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ने की बजाय वापस पीछे जा रहे हैं? शिक्षण संस्थानों में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाने के सुझाव पर उन्होंने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत करिए। हमारे देश में अंतर जातीय शादियां भी होती हैं और हम खुद भी हॉस्टल में रहे हैं जहां सभी लोग साथ साथ रहते थे। ये थी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियां आज, जो बड़ी कठोर टिप्पणियां थी। अब आप ये समझिए कि यूजीसी के जो नए नियम आए थे, इन पर विवाद क्यों हो रहा था। नए नियमों के तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एससी और एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए एक विशेष कमेटी, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीम्स बनाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि यूजीसी का यह नया नियम उनके साथ भेदभाव करता है और इससे शिक्षण संस्थानों में अराजकता पैदा होगी। आरोप यह भी था कि नए नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वाभाविक अपराधी की तरह देखा जा रहा है और इससे उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों को पीड़ित नहीं माना गया, बल्कि उन्हें पहले से ही
आरोपी बना दिया गया, उन्हें आरोपी माना जा सकता था इन नियमों के अनुसार। यूजीसी को यह नया नियम बनाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था। क्यों कहा था, अब यह समझिए। वर्ष 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक छात्र रोहित वेमुला और फिर उसके बाद 3 साल बाद 2019 में महाराष्ट्र की एक दलित डॉक्टर पायल तड़वी ने आत्महत्या कर ली थी और इन दोनों ने कॉलेज में अपने खिलाफ जातीय उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और फिर जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली ही एक बेंच ने यूजीसी को जातीय भेदभाव की शिकायतों का पूरा डेटा इकट्ठा करने और फिर नए नियम बनाने का निर्देश दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है, यानी इस समय यूजीसी का वर्ष 2012 का नियम अभी लागू रहेगा, नए नियम लागू नहीं होंगे। और वर्ष 2012 में यूजीसी के नियम सिर्फ एक सलाह थे, एडवाइजरी के तौर पर, जिन्हें मानना किसी शिक्षण संस्थान के लिए आवश्यक नहीं था। लेकिन 2026 के नए नियम न मानने पर यूजीसी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है और उसके ग्रांट पर रोक लगाने से लेकर डिग्री देने से रोकने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। 2012 के जो नियम थे उसमें जातीय भेदभाव की परिभाषा में सिर्फ एससी और एसटी छात्रों को ही शामिल किया गया था, जबकि 2026 में इसमें एससी और एसटी छात्रों के अलावा ओबीसी छात्रों को भी शामिल कर लिया गया, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें भी शामिल कर लिया गया। हालांकि एक और नियम है जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है और वो है गलत शिकायत करने पर सजा का प्रावधान। वर्ष 2025 में यूजीसी ने नए नियमों का जो ड्राफ्ट तैयार किया उसमें झूठी शिकायत करने वाले छात्रों के लिए आर्थिक दंड या कॉलेज से सस्पेंड करने का प्रावधान था। लेकिन अब जो नए कानून बने 2026 में उसमें यूजीसी ने ये नियम जो नए बनाए हैं उसमें से ये प्रावधान हटा लिया गया है। सामान्य वर्ग के छात्रों ने यूजीसी के नियमों का विरोध 3 बड़े मुद्दों पर किया है, वो भी आप समझ लीजिए। पहला, नए नियमों के मुताबिक एससी और एसटी के अलावा अब ओबीसी वर्ग को भी पीड़ित के दायरे में रखा गया है, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को इसमें नहीं रखा गया है और इसकी वजह से उन्हें लगता है कि यह सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ एक भेदभाव है। ये कैसे मान लिया जाए कि सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके साथ स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में भेदभाव नहीं होगा? उनके साथ भी भेदभाव हो सकता है, तो वो क्या करेंगे? दूसरा, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई भी जुर्माना या कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है और वो इसलिए इसका विरोध हो रहा है क्योंकि मान लीजिए एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का कोई छात्र झूठी शिकायत कर देता है किसी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ, तब क्या होगा? अगर वो शिकायत झूठी पाई जाती है तो उस पर जुर्माना होना चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसे झूठी शिकायत करने की सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में लोग जब चाहे किसी के भी खिलाफ झूठी शिकायत दायर कर सकते हैं और उसका करियर खराब कर सकते हैं। और तीसरी बात यह कि शिकायत की सुनवाई करने वाली कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई सदस्य होना जरूरी नहीं है नए नियमों के मुताबिक, और इसमें सामान्य वर्ग के छात्र ये चाहते हैं कि इस कमेटी में सामान्य वर्ग का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए। अगर उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है तो हो सकता है दूसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं वो किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव कर सकते हैं जब इंक्वायरी की जाएगी। आज एक बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी एससी, एसटी या ओबीसी छात्र ने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सामान्य वर्ग के छात्र की रैगिंग की, उसके साथ मारपीट की, उसका अपमान कर दिया, तब कौन सा नियम लागू होगा? और यह सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया। नए नियमों पर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश भर के जो नेता हैं वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को फंसाया भी नहीं जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं? हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना,
दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे और कुछ लोग मुंह पिजा रहे थे। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। गाइडलाइन पे रोक लगा दिया है। ये तो ठीक ही तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था। इसको बंद करना है। अब अच्छा पिछले बार देखा है तो वक्फ बिल में बहुत सा प्रोविजन को स्टे कर दिया। अभी एसआईआर में देख रहा है जे बंगाल में बहुत सा चेंज कर दिया है और फिर चेंज करेगा। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर पिछले कई दिनों से देश भर के जो छात्र थे, खासतौर पर सामान्य वर्ग के जो छात्र थे, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि इन नियमों को बदला जाना चाहिए। हालांकि ये नियम भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही बनाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है और अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के वो छात्र जो इन नए नियमों से नाराज थे, असंतुष्ट थे, जो लगातार विरोध कर रहे थे, आज उन्हें एक राहत जरूर मिली होगी। और अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलकर ये तय करेंगे कि इन नए नियमों में जो भी त्रुटियां हैं, जहां जहां भी ऐसा लगता है कि एक खास वर्ग के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्हें दूर किया जाएगा। आज महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उनके पार्थिव शरीर पर गंगा जल चढ़ाकर अंतिम विदाई दी और उनके दोनों पुत्रों ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय अजीत पवार के चाचा शरद पवार और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले भी वहां पर मौजूद थीं और भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत पवार को वहां जाकर श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई बड़े नेताओं ने भी वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। आज से 35 वर्ष पहले 1991 में अजीत पवार बारामती से पहली बार विधायक बने थे। हालांकि उनकी राजनीति की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। कल यानी 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया और आज बारामती में ही उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है जो ये बताती है कि ना तो कोई पद स्थायी है और ना ही जीवन स्थायी है। कल तक जो सत्ता के केंद्र में थे, आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही थी।
खिन्न देहि द्विपदे चतुष्पदे। किसी भी नेता की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में कितने लोग आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे। और आज आप भीड़ देखिए, बारामती में अजीत पवार के अंतिम संस्कार में कल रात से ही लोग पहुंचने लगे थे। आज सुबह अंतिम संस्कार के समय अंतिम यात्रा के दौरान 1 से लेकर 2 किलोमीटर तक उनके समर्थकों की विशाल भीड़ थी सड़कों पर चारों तरफ। महाराष्ट्र ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे और आज लोग अपने अजीत दादा को याद करके भावुक हो रहे थे। पूरे समाज मिलकर हम लोग अंत्यविधि में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ लेडीज़ लोग भी हैं और ये जो पहाड़ बारामती के ऊपर आया हुआ है अजीत दादा का, ये कभी मिटेगा नहीं। मतलब हम दादा को कभी भूल ही नहीं सकते। दादा के जैसा कोई आया होगा नहीं और हो सकता भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। हम बारामती में भोरी समाज के खाली 100 घर है, पर दादा का ये 100 घर पर भी इतना ध्यान था। हर एक चीज़ को हमको कुछ तकलीफ हो तो दादा हमारे साथ रहते थे। आज मेरा और दादा का 50 साल से मेरा संबंध है, मुझे पहले से संबंध है मेरे दादा से। बारामती का हमने हमारे लिए उसने बहुत विकास किया है, इतना विकास किया हम बोल नहीं सकते। हमारी याद इतनी याद है कि हर चीज़ में हमको जो भी तकलीफ हो, हमारी तकलीफ दूर करने में वो पहले अव्वल नंबर के आते थे। इसे अभी जागतिक तौर पे देखा जाए तो एक रोल मॉडल बनना पड़ता है, एक मॉडल ऑफ लोगों को प्रेजेंट करना पड़ता है। बारामती ऐसा ही है, एक रोल मॉडल बना के खड़ा किया है। उसके तौर पे अभी बारामती जो रोल मॉडल है उस पे ऊपर भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन है पवार साहब है, उनकी अगली जनरेशन है, उनमें भी विजनरी पीपल्स है। जैसे दादा विजनरी पीपल्स है, 66 उनका आयु था, उम्र था, एज था। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये नेतृत्व ऐसा एक दिन में बनता नहीं है। ग्राउंड लेवल काम करके ऊपर तक पूरा सिस्टम का समझ और उसका ब्रॉड माइंडसेट ऐसे तौर पे उनमें भी है, लेकिन अभी वो राज्य पे भी आएगा, हर एक सेक्टर में भी आएगा उनका इम्पैक्ट। अब एक और भावुक तस्वीर देखिए जिसमें अंतिम संस्कार के दौरान अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने हाथ जोड़कर उनके समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस मुश्किल समय में पार्टी और उनके समर्थकों का साथ पवार परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेल्या 30 तासांपेक्षा जास्त काळ हे पोलीस अधिकारी सतत आपल्या सेवेसाठी समोर आहेत, त्यांना प्लीज सहकार्य करा। बॅरिकेड फिरवू नका। आपल्या भावनांचा आदर आम्ही करतोय, आपल्या भावनांची कदर आम्ही करतोय। आपल्या सगळ्यांच्या भावना एकच आहेत। या ठिकाणी आपल्या लाडक्या दादांना अखेरचा निरोप दिल्यानंतर पवार कुटुंबीय अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी विदिप दिलीप जाधव का अंतिम संस्कार बुधवार यानी 28 जनवरी की रात को पूरे राजकीय सम्मान के साथ महाराष्ट्र के सतारा में किया गया और दिलीप जाधव के सिर्फ 9 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। दिलीप जाधव उस समय अजीत पवार के साथ मौजूद थे जब उनका प्लेन क्रैश हुआ था। जरा हो माग 2 मिनिटे
और इसी विमान दुर्घटना में फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन शांभवी का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ। उनकी तस्वीरें भी आज आप यहां देख सकते हैं। अब सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो ये है कि इसके बाद एनसीपी का क्या होगा, एनसीपी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि जो एनसीपी है ये सिर्फ एक व्यक्ति के कंधों पर टिकी हुई थी और उनका नाम है अजीत पवार। अब अजीत पवार के बाद उनके समर्थकों के पास 3 विकल्प बचे हैं। पहला, एनसीपी को पहले की तरह ही स्वतंत्र रूप से चलाते रहें और महाराष्ट्र की राजनीति में वो एनसीपी के लिए एक अलग स्थान बनाएं, एक अलग जगह बनाएं। दूसरा, एनसीपी वापस शरद पवार के पास जाए, यानी जो अजीत पवार के समर्थक हैं, उनके विधायक हैं, वो वापस शरद पवार को अपना नेता मान लें, फिर से उन्हें अपना नेता माने और शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी का दोनों का विलय हो जाए और ये दोनों ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो शरद पवार को दोबारा से अपना नेता मान लें, जैसा कि पहले हुआ करता था इस विभाजन से पहले। और तीसरा, बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर लें, ये तीसरा विकल्प है। महाराष्ट्र में 2 बड़ी पार्टियां यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी जब से टूटी हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में 4 नई पार्टियां आ गई। मतलब 2 टुकड़े शिवसेना के हुए, इसलिए 2 पार्टियां वहां से आ गई, एक शिंदे की शिवसेना और एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना। 2 टुकड़े एनसीपी के हो गए और वहां भी 2 एनसीपी हो गई, एक अजीत पवार की एनसीपी और दूसरी शरद पवार की एनसीपी। और ये चारों ही शिवसेना और एनसीपी के मूल वोट बैंक के लिए आज भी लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो बहुत बड़े नेता भी हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं में और ख़ास तौर पर विधायकों में, सांसदों में, बड़े नेताओं में वो बहुत प्रभावशाली हैं और वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं ये तय करने में कि अब एनसीपी के कार्यकर्ता, बड़े नेता, उनके विधायक और उनके सांसद आगे क्या कदम उठाते हैं। लेकिन प्रफुल्ल पटेल की समस्या ये है कि ज़मीन से जुड़ाव के मामले में वो अजीत पवार जैसे नहीं है। जो जुड़ाव ज़मीन से, कार्यकर्ताओं से अजीत पवार का था, वैसा जुड़ाव इस समय एनसीपी में और किसी का नहीं है। जब किसी पार्टी की पहचान, विचारधारा, पार्टी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक ताकतवर नेता या एक परिवार तक सिमट जाता है तो उस पार्टी का भविष्य भी फिर उसी नेता के साथ बंध जाता है। एनसीपी का जो भविष्य है, आप ये कह लीजिए कि एनसीपी का वर्तमान और भविष्य सिर्फ एक नेता और एक परिवार के साथ बंधा हुआ था और वो नेता थे अजीत पवार और उनका परिवार। अब अजीत पवार नहीं रहे तो इस पार्टी के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। और अक्सर ये देखा गया है कि जो इस प्रकार की पार्टियां होती हैं, जो सिर्फ एक बड़े नेता के कंधों पर खड़ी होती हैं, जैसे ही वो नेता कभी दुर्घटना का शिकार होता है, गंभीर रूप से या बीमार पड़ता है, सेहत खराब हो जाती है या फिर ऐसे नेता का अचानक निधन हो जाता है तो फिर पार्टी भी लड़खड़ा जाती है। और ऐसा हमने पहले कई बार देखा है। दिसंबर 2016 में याद कीजिए, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और उस समय उनकी पार्टी AIADMK के पास 134 विधायक थे। लेकिन सिर्फ 5 साल के अंदर ही बिना जयललिता के उनकी पार्टी की सीटें 134 से 66 पर आ गई, यानी लगभग 50% की गिरावट आ गई सीटों में बिना जयललिता के, क्योंकि ये पार्टी भी सिर्फ जयललिता के नाम पर खड़ी हुई थी। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष 79 साल के नवीन पटनायक के बीमार होते ही, उनकी सेहत खराब होते ही उनकी पार्टी भी चरमरा गई और 24 साल में पहली बार उनकी पार्टी चुनाव हार गई और सत्ता से बाहर हो गई।
वर्ष 2013 में अगर आप ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला की पार्टी को देखें तो उनके जेल जाते ही उनकी पार्टी हरियाणा में लगभग खत्म हो गई। हालांकि संगठन वाली पार्टियों के साथ ऐसा डर नहीं होता। जो बड़ी पार्टियां होती हैं, जो कार्डर बेस्ड पार्टी होती हैं, जैसे बीजेपी, अगर सबसे बड़ा नाम लें तो बीजेपी जैसी पार्टियां होती हैं जहां नेताओं की एक फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं, वहां ऐसा डर नहीं होता। कांग्रेस को भी काफ़ी हद तक आप इन पार्टियों में रख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता हैं, उनका भी एक कार्डर बेस जो है वो बहुत विशाल है, क्योंकि ये पार्टियां एक नेता पर निर्भर नहीं रहती हैं। हालांकि कांग्रेस आज भी आप कह सकते हैं कि एक ही नेता या एक परिवार पर आज भी निर्भर है। उस मामले में दो ही पार्टियां ऐसी हैं जो किसी एक नेता और एक परिवार पर निर्भर नहीं है। एक है बीजेपी और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन एनसीपी के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि पहले ये दो पार्टियां थी, शिवसेना और एनसीपी मूल रूप से, फिर ये बंटकर 4 पार्टियां बन गई और अब ये चारों पार्टियां ही ऐसी स्थिति में हैं कि ये चारों ही अपने लिए संघर्ष कर रही हैं। इनमें से कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जो ये कह सके कि उसने पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में अपने लिए एक अलग स्थान बना लिया है। इसलिए एनसीपी जैसी जो पार्टियां हैं, जो कि सिर्फ अजीत दादा पर निर्भर करती थी, उनके जाते ही एक बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो पैदा हो जाएगा और उसे भरना बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए ये 3 विकल्प की बात हो रही है कि एक, एनसीपी और उसके नेता ऐसे ही स्वतंत्र रूप से चलते रहें, लेकिन उसमें फिर अभी ये तय करना बाकी है कि एनसीपी की ओर से अब महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। क्या अजीत पवार की पत्नी अब महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री बनेंगी या उनकी जगह और किसी को नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही राज्यसभा की सदस्य हैं। दूसरा उनके लिए यह है कि शरद पवार की पार्टी में ही विलय हो जाए और पहले की तरह एनसीपी एक साथ हो जाए। और तीसरा यह है कि वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर के बारे में। 2 दिन के बाद 1 फरवरी को भारत का आम बजट पेश होने वाला है और बजट से पहले आज देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे के जरिए ही ये बताया जाता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा कैसी है और हमारे समाज में, हमारे देश में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और आगे क्या सुधार करने की जरूरत है। इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे की कुछ मुख्य आर्थिक बातें बताते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रहने का अनुमान है और यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। यह याद कर लीजिए, 7.4% जो जीडीपी ग्रोथ है, यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाएगा। वहीं अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% से लेकर 7.2% तक रहने की उम्मीद जताई गई है। यह अगले साल का है, 26-27 का। इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई को लेकर भी कुछ नई जानकारियां आई हैं। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच औसत महंगाई दर 1.7% थी। हमारे देश में जब से खुदरा महंगाई दर को मापने की शुरुआत हुई है, तब से ये सबसे कम महंगाई दर है। हालांकि अगले वित्तीय वर्ष में महंगाई बढ़ने की संभावना जताई गई है। राजकोषीय घाटा पिछले साल के मुकाबले घटकर जीडीपी का अब 4.4% हो सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए यह भी एक अच्छी खबर है। पहले यह 4.8% था घाटा, यानी अब राजकोषीय घाटा कम हो रहा है। वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच जीएसटी के जरिए 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए और जो वित्त वर्ष 2025 से 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा हैं, ये जीएसटी का जो कलेक्शन है ये भी बहुत बढ़ गया है। यानी देश में लोग अब जमकर खर्च भी कर रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में अमेरिका के 50% टैरिफ का कई बार जिक्र किया गया और यह भरोसा जताया गया है कि इस साल अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। सर्वे में यह भी बताया गया कि अमेरिका के टैरिफ का भारत पर कोई खास असर नहीं हुआ और अप्रैल से दिसंबर के बीच सामानों का जो निर्यात है भारत के, वो 2.4% बढ़ा। यानी अमेरिका ने हमारे ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया, उसके बावजूद हमारा एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया 2.5%। वहीं सर्विस एक्सपोर्ट में 6.5% की वृद्धि हुई।
पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच देश में 15 साल से ज्यादा उम्र के 56 करोड़ 20 लाख लोगों के पास रोजगार था और देश में इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस सर्वे में अर्थव्यवस्था में गिग वर्कर्स की बढ़ती भूमिका का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि सरकार अब गिग वर्कर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बना रही है जहां उन सब के बारे में पूरा डेटा मौजूद होगा। पिछले साल सोने और चांदी की कीमत कई गुना बढ़ी थी और सर्वे में कहा गया है कि सोना चांदी इस साल और ज्यादा महंगा होगा। अभी सोने चांदी की कीमत बढ़ती रहेगी। इस सर्वे में हमारे समाज में होने वाले बदलावों के बारे में भी कई बातें लिखी गई हैं। ये बहुत दिलचस्प है। जैसे बच्चों में मोबाइल फोन और इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल की बढ़ती आदत को लेकर इस सर्वे में चिंता जताई गई है। इस सर्वे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उम्र के आधार पर इसके इस्तेमाल को तय करने की सलाह दी गई है। ये एक बहुत बड़ी सलाह है। आप जानते हैं फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पहले ही अपने यहाँ पर नए नियम लागू कर दिए हैं और छोटे बच्चों के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। क्या भारत में भी ऐसा करने का समय आ गया है? हम ये कहते हैं कि भारत में भी अब ऐसा कानून लाने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे देश के बच्चे भी अब मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत में पड़ चुके हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन पर हमारे देश में जो निर्भरता बढ़ती जा रही है उसे घटाने की सलाह भी दी गई है कि इतना ज़्यादा जो ऑनलाइन एजुकेशन लगातार चलता जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है। इसे अब वापस थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता है और बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो स्कूल में जाकर पढ़ाई करें। हमारे देश में लोगों में बढ़ते मोटापे को लेकर भी इस सर्वे में चिंता जताई गई है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बढ़ते इस्तेमाल का जिक्र किया गया है और बच्चों में बढ़ते मोटापे को एक बड़ी समस्या बताया गया है। इस सर्वे में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के विकल्प पर विचार करने को कहा गया है। नवजात शिशु और छोटे बच्चों के दूध और पेय पदार्थों के प्रचार पर भी सख्त रोक लगाने की जरूरत बताई गई है और इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनियों के स्पॉन्सरशिप्स के जरिए होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने की सलाह दी गई है। आपने देखा होगा कि अक्सर इस प्रकार के जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये कोशिश करती हैं कि इनके विज्ञापन स्कूल और कॉलेजों में जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं ये उनके स्पॉन्सर बन जाते हैं या फिर टीवी पर और सोशल मीडिया पर अपने विज्ञापन भी देते हैं। अब इन विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए, ऐसी सलाह दी गई है। इकोनॉमिक सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विस्तार से बताया गया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की सलाह दी गई है। कल यानी 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। अब आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल के नए बजट को लेकर आज क्या कहा। ये बजट सत्र है 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे में हमारे समाज की समस्याओं के बारे में चिंता जताई जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दशकों तक इकोनॉमिक सर्वे में केवल अर्थव्यवस्था के पर ही बात होती थी, अर्थव्यवस्था का ही जिक्र होता था। 2 दिन बाद 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, इसलिए आज हम सरकार को भी कुछ सुझाव ज़रूर देना चाहते हैं। पहला सुझाव तो ये है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और ज़्यादा चीनी वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स पर
अब हेल्थ टैक्स लगा देना चाहिए, अलग से इन पर एक हेल्थ टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की पूरी पीढ़ी की सेहत को ख़राब कर रहे हैं। और दूसरा, बच्चों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की आदत को रोकने के लिए और लोगों में इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए डिजिटल हेल्थ मिशन अब शुरू किया जाना चाहिए और हमारे देश में इसे लेकर एक कानून भी बनना चाहिए जिसमें यह तय हो जाए कि किस समय सीमा के बाद ही हमारे देश के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने दिया जाएगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच अगले साल से FTA लागू होने की उम्मीद में आप में से बहुत सारे लोगों ने BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी महंगी गाड़ियों को खरीदने की योजना को फिलहाल के लिए टाल दिया होगा। हमें भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके ये जानना चाहा कि ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ FTA हुआ है, इसमें बताया गया है कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी नहीं लेते, जब ये डील लागू हो जाएगी उसके बाद हम गाड़ी लेंगे, कोई यूरोप में बनी हुई गाड़ी जो हमें बहुत सस्ते में मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि जब टैक्स 110% से घटकर 10% हो जाएगा इन गाड़ियों पर, तब आप गाड़ी खरीदेंगे, जिससे आपकी बहुत बचत होगी, आपको कम पैसा देना पड़ेगा। तो अब आप अपनी इस योजना पर थोड़ा फिर से पुनर्विचार कर लीजिए। ये आज का विश्लेषण उन लोगों के लिए है जो गाड़ियां खरीदना चाहते हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भारत और EU के बीच ये समझौता लागू हो और फिर उन्हें सस्ती गाड़ियां मिलनी शुरू हो जाएं। तो पुनर्विचार के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में बिकने वाली यूरोप की 90% महंगी गाड़ियां सस्ती नहीं होने वाली। टैरिफ घटने की वजह से सिर्फ वही गाड़ियां सस्ती होंगी जो पूरी तरह से यूरोप में बनकर भारत में सिर्फ इंपोर्ट की जाती है। ऐसी कारों को CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट कहा जाता है। ये यूरोप में ही बनती हैं और पूरी की पूरी एक यूनिट बनकर तैयार होकर हमारे देश में आती है और फिर इसे यहाँ वैसे के वैसे बेच दिया जाता है। तो जो कार यूरोप से बनकर आ रही हैं, आपको उन्हीं पर डिस्काउंट मिलेगा, जबकि हमारे देश में बिकने वाली यूरोप की 90% से ज्यादा महंगी गाड़ियां CKD यानी कंप्लीटली नॉक्ड डाउन होती हैं और इन कारों के अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को यूरोप से इंपोर्ट करके हमारे देश में ही असेंबल किया जाता है या आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे देश में ही बनती हैं। इनकी फैक्ट्रियां हमारे ही देश में हैं। तो यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों की वो गाड़ियां जो इस समय हमारे देश में बन रही हैं, ऐसी कारों के इंपोर्ट पर सिर्फ 16 से 17% तक का ही टैक्स लगता है। इन पर तो पहले से ही कम टैक्स है, 16 से 17%। इसलिए पहले से ही कम टैक्स की वजह से BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी गाड़ियां सस्ती नहीं होंगी। लेकिन लैम्बोर्गिनी, पोर्शे और फरारी की जो अल्ट्रा हाई एंड गाड़ियां जो वहीं से बनकर आ रही हैं, इन पर आपको जरूर बहुत डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये ना तो भारत में बनाई जाती हैं, ना ही भारत में असेंबल की जाती हैं, बल्कि सिर्फ इंपोर्ट की जाती है। इसी तरह से फोक्सवैगन गोल्फ GTI या स्कोडा ऑक्टेविया RS जैसी गाड़ियों की कीमत भी कम हो सकती है, क्योंकि ये गाड़ियां भी यूरोप में ही बनकर तैयार होकर भारत आती है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी यूरोप की गाड़ियां कितनी सस्ती हो सकती हैं। तो इस समय पोर्शे 911 जो गाड़ी है, उसकी कीमत करीब 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच है। FTA लागू होने के बाद ये गाड़ी 1 करोड़ रुपए तक सस्ती हो सकती है। रोल्स रॉयस घोस्ट की कीमत 7 करोड़ से 8 करोड़ रुपए तक है। नए टैक्स के बाद ये गाड़ी 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक आपको सस्ती मिल सकती है। इसी तरह बेंटायगा की कीमत 4 करोड़ रुपए है और इसकी कीमत भी 1 करोड़ रुपए तक कम हो सकती है। लैम्बोर्गिनी उरुस जो कार है, इसकी कीमत भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तक घट सकती है। और फरारी की जो पुरुसांगुए गाड़ी है, उसकी कीमत भी 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक कम हो सकती है। मर्सिडीज बेंज G क्लास जो कार है, ये एक SUV होती है, इसकी कीमत 2 करोड़ 90 लाख से लेकर 4 करोड़ के बीच है और इस गाड़ी की कीमत में आपको 1 करोड़ रुपए तक का जो डिस्काउंट मिल सकता है, 1 करोड़ रुपए कम हो सकती है इसकी कीमत। एक और कार है BMW i7, इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास है और FTA लागू होने के बाद इसकी कीमत घटकर लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए हो सकती है। ये कार भी लगभग 63 लाख रुपए सस्ती हो सकती है। ऑडी RS Q8 की कीमत 2 करोड़ 32 लाख रुपए है और ये कार लगभग 72 लाख रुपए सस्ती हो सकती है।
ये सारी अनुमानित कीमतें हैं और अंतिम एक शोरूम कीमत कार कंपनियां ही तय करती हैं। हम आपको सिर्फ इसका एक आइडिया दे रहे हैं, अनुमानित इसकी कीमत बता रहे हैं। इसके अलावा इंपोर्ट की जाने वाली कारें कितनी सस्ती होंगी वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि यूरो के मुकाबले उस समय रुपए की कितनी कीमत है, यानी रुपया कितना मजबूत है। अगर रुपया और कमज़ोर होता है तो कीमत बढ़ जाएगी। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जिन महंगी गाड़ियों की कीमत में कमी आने की संभावना है, ये सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बहुत महंगी, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। इन गाड़ियों को खरीदने वाले लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। वो कीमत की बजाय ब्रांड, कार के फीचर्स और अपने स्टेटस को ज़्यादा महत्व देते हैं और उन्हें कार की कीमत कुछ लाख रुपए कम होने या ज़्यादा होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, अगर आप 5, 10, 15, 20, 25 लाख तक की गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। अब तक डिकोड में हमने छात्रों की बात की, नेताओं की बात की, राजनीति और अर्थव्यवस्था की बात की, कारों की भी बात की, लेकिन अब देश की महिलाओं की बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट स्वॉट की 24 वर्ष की कमांडो काजल चौधरी की। तस्वीर को देखकर आपको क्या लगेगा? काजल चौधरी पर आज देश के हर माता पिता और हर परिवार को गर्व होना चाहिए। एक शक्तिशाली महिला आपको दिखाई दे रही है जो कि कमांडो है, लेकिन आपको यह जानकर बेहद तकलीफ होगी कि जांबाज और बहादुर कमांडो काजल अब हमारे बीच नहीं है और ये किसी आतंकी हमले का शिकार नहीं हुई, किसी बहुत बड़े अपराधी के साथ एनकाउंटर में इनकी जान नहीं गई। जो महिला आतंकवाद और बड़े बड़े खतरों से लड़ती थी वो अपने घर की लड़ाई ही हार गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बड़े बड़े अपराधियों, आतंकवादियों से मुकाबला करने वाली काजल अपने पति से ही खुद को नहीं बचा पाई। 22 जनवरी की रात काजल चौधरी के पति अंकुर ने काजल को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। 28 वर्ष के अंकुर ने बेरहमी से लोहे के डंबल से काजल के सिर को जख्मी कर दिया और काजल पर हमला करते हुए उसके पति ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि काजल उस समय गर्भवती है। इस हमले में काजल गंभीर रूप से घायल हो गई और 5 दिन के बाद 27 जनवरी को काजल की मृत्यु हो गई। काजल की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और काजल कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि दिल्ली के स्वॉट कमांडो थी। स्वॉट क्या होता है आपको बताते हैं, SWAT, स्वॉट कमांडो। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पर देखिए। ये होते हैं स्वॉट कमांडो। दिल्ली पुलिस की स्वॉट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स एक स्पेशल यूनिट है जिसे एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए वर्ष 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद बनाया गया था और इसमें दिल्ली पुलिस की बहुत ही चुनिंदा अधिकारियों और महिलाओं को शानदार रिकॉर्ड और बेहतरीन फिजिकल फिटनेस के आधार पर भर्ती किया जाता है। काजल चौधरी ने वर्ष 2022 में बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था और अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी फिटनेस के दम पर वो एक स्वॉट कमांडो बन गई। लेकिन दिल्ली पुलिस की हर अग्नि परीक्षा पास करने वाली ये महिला अपने पति के अत्याचार से हार गई और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश की महिलाओं पर सदियों से एक मानसिक बोझ है जो उन्हें बचपन से उनके मन में भर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो शायद अपने पति को ही परमेश्वर मानती हैं और पति के अत्याचारों को चुपचाप सहती रहती हैं क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है। और इसी सामाजिक बोझ ने ताकतवर कमांडो काजल चौधरी को अपने पति के सामने बेहद कमजोर कर दिया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शादी होने के बाद इनके घर वालों ने मेरी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। गाड़ी नहीं लाई, जबकि हमने 18-20 लाख रुपए लगाए शादी में, होटल में शादी करी। इसकी सिस्टर, इसका ससुर, सास, देवर, जेठ सब टॉर्चर करते थे, बताती थी लड़की। मेरी बेटी फिर ये दुखी होकर कह सुनकर मेरे लड़के ने इसको डांटा, अंकुर को। ये कह सुन के फ्लैट ले लिया, खरीद लिया इसने वहां पे। फिर भी लड़ाई करते थे। ये जो खबर है आज देश के हर परिवार को शर्मिंदा करती है। काजल चौधरी का पति अंकुर शादी के कुछ समय बाद से ही उसे दहेज के लिए मारता पीटता था और वो चुपचाप ये सब कुछ सहती रही अपने परिवार की खातिर।
ऐसी घटनाएं हमारे समाज के लिए एक अभिशाप हैं और इसीलिए आज एक प्राइम टाइम शो में हम ये घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 में 4,48,000 से ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस रजिस्टर हुए थे। इसमें से 1,33,000 घटनाएं सिर्फ घरेलू हिंसा के बारे में थीं, जबकि 6,156 मामले दहेज उत्पीड़न के थे। सोचिए, आज के ज़माने में भी दहेज को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। काजल चौधरी की हत्या हमें बताती है कि हथियार और कमांडो ट्रेनिंग आतंकवादियों और अपराधियों का मुकाबला तो कर सकती है, लेकिन समाज की सोच का मुकाबला बहुत मुश्किल है। जब तक घरेलू हिंसा को घर का मामला समझा जाता रहेगा, तब तक काजल जैसी बेटियां अपने घरों में ही ऐसे ही दम तोड़ती रहेंगी। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट समारोह हुआ और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो गया। इस खास अवसर पर सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के म्यूजिक बैंड्स ने परफॉर्म किया और तीनों भारतीय सेनाओं के बैंड ने समारोह की शुरुआत एक शानदार धुन से की, जिसके बोल हैं कदम कदम बढ़ाए जा। बीटिंग रिट्रीट के दौरान सेना के बैंड्स ने अलग अलग तरीके की फॉर्मेशंस बनाकर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। सेना और वायुसेना दोनों ने आज ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन बनाया, जो आज आपको जरूर देखना चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह को घेरने के लिए देवव्यूह की रचना की गई थी और आज भारतीय सेना ने इसे भी आपके लिए रिक्रिएट किया है। और हमारी सेना ने आज मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मेशन भी बनाया, वो भी देखिए। और अब आप बीटिंग रिट्रीट की पूरी भव्य तस्वीरें देखिए और आज आपको बहुत आनंद आने वाला है। अब जल्दी से आपको बीटिंग रिट्रीट का इतिहास बताते हैं। यह सेना की बैरक में वापसी का प्रतीक होता है। पुराने जमाने में युद्ध के दौरान सूर्यास्त के बाद सेना जब अपने कैंप में वापस लौटती थी, तब एक संगीतमय समारोह हुआ करता था और इसे ही बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है।
बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुई थी और उस समय इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय ने अपने सैनिकों को ड्रम बजाने, झंडा उतारने और युद्ध खत्म होने की घोषणा करने के लिए एक परेड आयोजित करने का आदेश दिया था। भारत में बीटिंग रिट्रीट समारोह पहली बार 1950 के दशक में महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की राजकीय यात्रा के दौरान आयोजित किया गया था और तब से यह समारोह हर साल आयोजित किया जाता है और इसके चीफ गेस्ट होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर कमरे में सबसे बुद्धिमान आप ही हैं तो समझ लीजिए कि आप गलत कमरे में हैं। नमस्कार।